स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने स्फेरिकल सिमेट्री के ऊपर बेस्ड करीब 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो सभी क्वेश्चन आपके स्कूल एग्ज़ाम में डेरिवेशन के तौर पे हैं और आपको उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना डेफिनेटली आना चाहिए। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पढ़ी गई चीज़ों को रिफ़्रेश करने के लिए मैं स्फेरिकल सिमेट्री पे ही बेस्ड पहले एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलकर सिलेंड्रिकल सिमेट्री और प्लेनर सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल सिमेट्री के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम that there is an annular space, spherical annular space lying between radii A and B, which contains a uniform charge density of rho coulomb per meter square. A से B रेडियस के बीच का ये जो पूरा स्पेस है, इसमें रो कूलम चार्ज पर मीटर क्यूब, वेरी सॉरी नॉट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब, इट इज़ द डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, रो कूलम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का चार्ज इस पूरे स्पेस में भरा हुआ है। और आपको मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x from the center of the sphere when x is less than a, when x lies between a and b, and when x is greater than b। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे। ये जो ए रेडियस का स्फीयर है, ये वॉइड है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ए से बी रेडियस के बीच में इस पूरे स्पेस में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है रो कूलम पर मीटर क्यूब। आपको सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड बताना है। एक्स इज लेस देन ए मीन्स आप कहीं इस वॉइड के अंदर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। फिर आपको एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है वेयर एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसका मीनिंग आप यहाँ से आगे हैं और इससे पहले यहाँ कहीं है, चार्ज वाले रीजन में है। एंड देन यू हैव टू टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन बी। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। व्हेन एक्स इज लेस देन ए, द फर्स्ट केस, one can immediately say that electric field should be 0। कैसे? हम यहाँ पे ऐसा एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाइए जिसका रेडियस है x। ऐसा मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने को कहा गया है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। आई ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस x। द ब्लू स्फीयर इज आवर गॉसियन सरफेस एंड इट इज कंसेंट्रिक टू द गिवन स्फेरिकल सिस्टम। इसको मैं लिख दे रहा हूँ गॉसियन सरफेस नंबर 1, G1, गॉसियन सरफेस नंबर 1। सो फॉर गॉसियन सरफेस नंबर 1, व्हाट कैन यू से अबाउट फ्लक्स? वन थिंग इज श्योर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुझे नहीं पता, मान लिया E, पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी, उतनी यहाँ भी होगी। इस स्फीयर का हर पॉइंट, स्फीयर के सरफेस का हर पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ E2 होगी। क्यों लग रहा है ऐसा कि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा? मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता। मुझे लग रहा है जैसा ये पॉइंट है वैसा ही ये पॉइंट है, वैसा ही ये है, वैसा ही ये है, वैसा ही ये है। तो इस स्फीयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए।
और एक जैसा डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे। एक जैसा डायरेक्शन, जब स्फीयर के सरफेस पे फील्ड रेडियल हो तो डायरेक्शन एवरीवेयर इज आइडेंटिकल। So electric field is directed identically, that means radially on the entire blue surface, and its strength is E. हम ऐसा assume कर सकते हैं। And for that spherical Gaussian surface G1, we can write flux is equal to E into 4 pi x square। ये तो शायद अब हम लोगों को याद हो चुका है कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, उस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और रेडियली आउटवर्ड है। उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर एक्स है, इस ब्लू स्फीयर का रेडियस एक्स है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू ये फ्लक्स है। अब गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ कहता है कि इस ब्लू स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इस ब्लू स्फीयर के अंदर बंद चार्ज पे डिपेंड करता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इस ब्लू स्फीयर के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? आंसर है देयर इज नो चार्ज। द एंटायर चार्ज इज लोकेटेड बिटवीन radius a and b. It is there in this annular space. So there is no charge inside this blue colored sphere. Therefore, from Gauss law we can say that flux, which is E into 4 pi x square, it should be 0 because enclosed charge is 0. There is no charge inside the blue Gaussian surface. Therefore, we conclude that electric field is 0. So, for each and every point that is there inside this spherical void, the radius is less than a. For all such points, the electric field will be 0. Now, move on to the next one. Question says that we have to find electric field at a location like this. Once again, we will draw a Gaussian surface. This time, I am considering a red colored Gaussian surface. I will call it as G2, Gaussian surface number 2. It has got a radius x. X is greater than a, less than b. So, for this Gaussian surface, for Gaussian surface G2, for G2, again we will write that flux is E into 4 pi x square. भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें थोड़ी देखना है, हमें ये देखना है कि ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और मुझे इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है क्या? आपको लगता है कि यहाँ फील्ड E1 और यहाँ E2 होगा? आंसर है नहीं। सभी पॉइंट एक जैसे हैं बिल्कुल इस रेड स्फीयर के ऊपर। हाँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ और यहाँ फील्ड सेम है तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल लोकेशन पे नहीं। और ये एक्स रेडियस का अगर मैंने स्फीयर ड्रॉ किया ऐसा, तो ये सभी पॉइंट आइडेंटिकल लोकेशन पे, इन सभी रेड पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। एक जैसा डायरेक्शन मतलब रेडियली आउटवर्ड हमने लिया। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। सो फ्लक्स विल बी E into 4 pi x square. Now, according to Gauss law, this flux is equal to Q by epsilon 0, where Q is charge inside this red sphere. तो इस लाल स्फीयर के अंदर चार्ज कहाँ है? यहाँ है, यहाँ इस लाल स्फीयर के अंदर यहाँ चार्ज है, इस रीजन में। ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमें कैलकुलेट करनी होगी और लिखना होगा फ्लक्स इज इक्वल टू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो हम लिख रहे हैं फ्लक्स विच इज E into 4 pi x square, E is an unknown, it will be equal to enclosed charge by epsilon 0। उस लाल वाले स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? बहुत आसान है, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो जोन है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस का वॉल्यूम सोच के देखिए, इस स्पेस का वॉल्यूम इतनी दूर में चार्ज है, इस स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा? इस एक्स रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम माइनस ए रेडियस के ब्लैक स्फीयर का वॉल्यूम। रेड स्फीयर के वॉल्यूम में से ये ब्लैक स्फीयर का वॉल्यूम अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वॉल्यूम मिला। दैट वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस रेड स्फेरिकल सरफेस। लाल स्फेरिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो आंसर है रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना है? लाल स्फीयर का वॉल्यूम माइनस ब्लैक स्फीयर का वॉल्यूम। ब्लैक स्फीयर का वॉल्यूम
रेड स्फीयर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये रेड स्फीयर का वॉल्यूम हुआ, ये आपके ब्लैक स्फीयर का वॉल्यूम हुआ। तो रेड स्फीयर का वॉल्यूम माइनस ब्लैक स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज दिस वॉल्यूम, volume into density of charge, coulomb per meter cube. This is the total charge that is present in this region. This divided by epsilon 0 must be the total flux through this red colored spherical surface. This is what Gauss law tells you, that flux calculated over any closed surface is equal to q by epsilon 0. So, simplifying this gives us E is equal to this 4 pi will cancel out, and what we will get is rho by 3 epsilon 0 x cube minus a cube by x square, right? देखिए 4 pi cancel हो गया, rho by 3 epsilon 0 x cube minus a cube divided by this x square, and this gives you the electric field in the region A to B. इसका डायमेंशन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कहीं एक जगह हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ऐसा जल्दी से चेक करने के लिए कि मेरा आंसर कोई गलत तो नहीं है, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स, डायमेंशन है एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक्स बचा, एक डिस्टेंस का टर्म बचा, तो rho by 3 epsilon 0 into x. This tells me that my answer is most probably right. Dimensionally correct answer. In this case, see, when x is greater than b, it is straightforward. We can have a Gaussian, spherical Gaussian surface like this. This is our Gaussian surface number 3. This radius is x. Once again, electric field at all the points on this Gaussian surface must be of same magnitude and identical direction, radial direction. तो अगर हम ऐसा Gaussian surface G3 लेते हैं, for Gaussian surface G3, flux is equal to E into 4 pi x square. देखो फ्लक्स हम हर बार E into 4 pi x square लिखते हैं, क्योंकि हमने जो भी गॉसियन सरफेस लिया सारे स्फेरिकल हैं और स्फीयर के सरफेस पे हर जगह सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है और सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे हर सिचुएशन में हम फ्लक्स लिखते हैं E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इस फ्लक्स की वैल्यू इक्वल होती है Q बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पे Q क्या है, इस ब्लू वाले स्फीयर के अंदर बंद टोटल चार्ज, इस ब्लू वाले स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, पूरा ही चार्ज इसके अंदर है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैसे लिखेंगे, वैसे ही जैसा अभी थोड़ी देर पहले लिखा, टोटल चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, रेडियस ए से रेडियस बी के बीच में, तो ये वॉल्यूम लिखना पड़ेगा ना। ये वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, बी रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम माइनस ए रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम, बी रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम माइनस ए रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम, दैट विल गिव अस दिस वॉल्यूम। That volume multiplied by rho, that is the total quantity of charge in our system. So, total charge will become rho 4 by 3 pi b cube, 4 by 3 pi a cube. This is volume of the outer sphere and this is volume of the inner sphere, and charge lies between these two spheres. So, the total volume of space which contains charge is this much, that multiplied by rho, that is the total charge present in our system, that divided by epsilon 0. So, this once again gives you the value of electric field. It is rho by 3 epsilon 0 b cube a cube by x square. तो एक तरह से हमने सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमने कहा सेंटर से लेके ए रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है,
इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड आफ्टरवर्ड्स बाहर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट? I hope this is clear to all of you. Next, let us move on to a question based on cylindrical symmetry. Gauss law is useful for calculating electric field in certain symmetrical situations only. I have given you enough examples based on symmetrical symmetry, spherical symmetry, and here I will give you one example based on cylindrical symmetry. The question is, find electric field due to an infinitely long line charge having linear charge density lambda coulomb per meter. लैम्डा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है. दैट मीन्स आप ऐसा इमेजिन करो कि एक थ्रेड है विच इज़ वेरी लॉन्ग, इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, थियोरेटिकली इनफाइनाइट लेंथ की ये थ्रेड है और इस थ्रेड के ऊपर हर मीटर लेंथ पे लैम्डा कूलम चार्ज रखा हुआ है. इस थ्रेड का 1 मीटर लेंथ कहीं से भी काट लो, you will get same quantity of charge lambda. We say that quantity of charge on this thread is having a linear charge density of basically lambda coulomb per meter. इस थ्रेड से x डिस्टेंस पे यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. It is quite easy to understand that electric field at any such location will be radially outward from this thread. Electric field at any such point will be in a direction perpendicular to this thread. ये सिमेट्री आर्गूमेंट देने के लिए मुझे शायद कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए. ऐसे ही मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, तो ये आपको क्यों ठीक लगना चाहिए? हाउ इज़ दिस पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट? ये थ्रेड इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर आसमान में, नीचे पाताल तक. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सो व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी दिस वे एंड एट दिस पॉइंट इट विल बी दिस वे? इट मेक्स नो सेंस. So at all points electric field should have identical direction. So one such direction is radial. One such direction is radial. If this is an infinite line charge, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, यहाँ पे रेडियल आपकी तरफ, यहाँ पे रेडियल इस तरफ, पीछे की तरफ मेरी तरफ, so on so forth. क्यों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा? ऐसा होगा तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा? Can you explain that? No. तो सिंपल सिमेट्री आर्गूमेंट से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल. डिस्पाइट दैट, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये ठीक ना लगे बोलना, तो आप अपने आप को ऐसे कुछ कन्विंस कर सकते हो. सपोज ये एक पॉइंट है P जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. मैं इस थ्रेड के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट चार्ज लेता हूँ, ब्लू कलर का पॉइंट चार्ज, DQ चार्ज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होगी, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा. यहाँ से P से थ्रेड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, O से जितनी दूरी पे ये ब्लू पॉइंट चार्ज है, उतना ही डिस्टेंस नीचे एक और पॉइंट चार्ज लो, बिल्कुल उसी के जैसा, बिल्कुल आइडेंटिकल टू दिस. इससे D ऊपर है, ये O से D नीचे है. इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड
ऐसा होगा, दोनों पॉइंट चार्ज सेम स्ट्रेंथ के हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये सभी को पता है कि दो वेक्टर अगर इक्वल लेंथ के हों, दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो इनका रिजल्टेंट इनके एग्जैक्टली बीच में होता है, इनका रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। सो इफ दीज आर टू वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ, if these are two vectors of same length, same magnitude, then the resultant of these two vectors, then the resultant of these two electric fields is bound to be like this. That means it will be along OP, right? So if we consider 2 point charges like this, these 2 point charges will produce a resultant electric field in this direction, perpendicular to the line itself at point P. So in similar way, because this line charge is of infinite length, if I consider one element here, I will definitely get an identical element at same distance from O on the other side also. So if you consider these 2 point charges, again the resultant field will be that way. If you consider a point charge over here, then again you will get an identical point charge over here, and these two will again create a resultant field this way. So it is quite easy to see that because of this line charge, electric field at this kind of location will be perpendicular to line charge directed like this. पर हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इतना डिटेल में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है. वी कैन जस्ट से दैट बिकॉज ऑफ सिमेट्री it is apparent that electric field will be perpendicular to the line charge at all points. It will be directed radially with respect to this line charge. If it is negatively charged line, then field will be pointing towards the line. If it is positively charged line, field will be pointing away from the line. So we can write a general note that due to symmetry, the field must be radial, that is perpendicular to the line at all points, right? आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा, what is significance of infinitely long line charge? In real life, do we ever get a line charge which is really infinitely long? Well, the answer is yes. Suppose this, I have got a stick, I don't know from where. This is a stick of length 1 meter and this is charge. It is having lambda coulomb charge per meter length. Okay. Let us assume this stick is having a charge of lambda coulomb per meter length. Now, if you are standing at a point like this, P is a point, can I say that field will be this way, perpendicular to this stick? Answer is no. इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ तो मुझे चार्ज दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ नीचे चार्ज है. मतलब यहाँ अगर एक पॉइंट चार्ज लिया, इसकी वजह से यहाँ फील्ड है, लेकिन ये स्टिक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, यहाँ पॉइंट चार्ज है ही नहीं, यहाँ पॉइंट चार्ज है ही नहीं. तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बना, उसको उसके इस कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं. सो इन सच सिनेरियो वी कैन नॉट से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज. कॉमन सेंस कहता है इधर बहुत सारा चार्ज है, तो ऐसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा किसी डायरेक्शन में होगा. बट सपोज यू आर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट लाइक दिस, यहाँ पे आप खड़े हैं, दिस इज अ लाइन चार्ज, और आप यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल इस लाइन के पास में, ये लाइन चार्ज है, और आप यहाँ कहीं पे खड़े, बहुत पास हैं उसके. फिर देखो, रियली में वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन चार्ज. क्यों? क्योंकि यहाँ अगर एक पॉइंट चार्ज लेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज मिलेगा, और इस इफेक्ट की वजह से रिजल्टेंट फील्ड इधर होगा. यहाँ लेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज मिलेगा, इसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड इधर होगा. यहाँ लेंगे तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ लेंगे तो यहाँ भी मिलेगा, इसकी वजह से फील्ड इधर मिलेगा. अब यहाँ एक चार्ज लेंगे और यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इतनी दूर आ चुके हैं, हम इस पॉइंट पे फील्ड की बात कर रहे हैं, हम इतनी दूर आ चुके हैं कि इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होगा.
तो नेग्लिजिबल होगा मीन्स मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत बड़ी लाइन चार्ज नहीं है, इतनी बड़ी लाइन चार्ज है, लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली कंट्रीब्यूट होगा इन चार्जेस की वजह से, इन चार्जेस की वजह से। जो बहुत दूर में यहाँ चार्ज है उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसिग्निफिकेंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये फाइनाइट लेंथ की लाइन है लेकिन हम इसके काफ़ी पास हैं और मोटा मोटी अगर ये लाइन चार्ज है और आप इसके सेंट्रल रीजन के आसपास हो, यहाँ कहीं हो, तब तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज ही होगा। तो जो हम पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि ये थियोरेटिकल है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उसके सामने हमें फील्ड लिखना है, बट इट हैज़ गॉट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन ए सिचुएशन लाइक दिस। अगर ये लाइन चार्ज है और हम इस स्टिक के बहुत किनारे पे नहीं हैं, एजेस पे नहीं है, यहाँ कहीं हैं और इसके काफ़ी क्लोज हैं, यहाँ 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 यहाँ, तो इट इज़ फेयर एनफ टू एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस स्टिक। चलेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the line charge if line charge is having a large length, and point that we are considering for calculation of electric field is quite close to it. So the question is, we know that electric field is perpendicular to line charge everywhere. Now we have to get the magnitude of this electric field. इस electric field का magnitude calculate करना है। इसके लिए हम ये करेंगे, ये एक लाइन चार्ज है, थियोरेटिकली कागज़ों में इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, एक लंबी लाइन चार्ज है और उसके बहुत पास के पॉइंट पे फील्ड लिखना है तो चलेगा ना भाई। और हम सेंट्रल रीजन के आसपास हैं, किनारे पे नहीं है, यहाँ एजेस पे नहीं है, तो चलेगा। वी कैन एज्यूम दैट ओके लाइन चार्ज इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सो दिस इज अ लॉन्ग लाइन चार्ज, theoretically it is of infinite length. Lambda coulomb per meter length is the amount of charge it is holding, and we have to get electric field at this location. Now what is suggested is, imagine a closed cylindrical surface as your Gaussian surface. Imagine a closed cylindrical surface as your Gaussian surface. There is a closed cylinder which axis of which coincides with the line charge. So we consider a Gaussian surface, consider a Gaussian surface in the shape of a cylinder, axis of which, whose axis lies on the line charge, on the given line charge, the axis of which coincides with the given line charge. So this blue colored cylinder is a Gaussian surface and its axis is the line charge. अभी तक सारे क्वेश्चंस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहे थे, सडनली मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, क्या कारण है भाई? खुद से फिर से एक बार ऐसे ही सोचो, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये एक लाइन चार्ज है, और समहाउ किसी के दिमाग में आया कि हर बार गॉसियन सरफेस तो स्फीयर ही होता है, चलो एक स्फीयर बना देते हैं। ऐसे गॉसियन सरफेस पे मैं कहूं कि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां भी ई और यहां भी ई, तो क्या तुम मान जाओगे? सर नहीं, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द लाइन चार्ज एंड दिस पॉइंट इज वेरी फार अवे, रिलेटिवली इट इज फार अवे, so we cannot say that field at this point and this point will have same strength. So on this sphere we do not have one unique value for electric field. Electric field is E1, E2, E3 etc. But we have only one equation in form of Gauss law. We cannot calculate E1, E2, E3 etc. just by using one equation. So there is no symmetry on this spherical surface. We cannot say that field at this point and this point is same. So use of spherical Gaussian surface is not recommended in this case. Rather, a spherical cylindrical Gaussian surface will serve our purpose. This cylindrical surface has symmetry. इस सिलेंडर के सरफेस के ऊपर सिमेट्री है। ऐसे आप सोचिए
ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के कर्व सरफेस पे सिर्फ ध्यान दीजिए, ये सिलेंडर के कर्व सरफेस को देखिए, और ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, बहुत लंबा लाइन चार्ज। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जितना फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस पे लाई करते हैं, these points which lie on the curved surface of the cylinder, they are equidistant from this line charge. This pen is the line charge, और इस लाइन चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे सिलेंडर के सरफेस का हर पॉइंट है। सिमेट्री से हम कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल लाइक दिस ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड नाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इस कर्व्ड सिलिंड्रिकल सरफेस पे सिमेट्री है, ऑल दीज पॉइंट्स आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन चार्ज। स्फेरिकल सरफेस is not symmetrical in this case. So we are considering a Gaussian surface in shape of a cylinder. We can say that electric field is radial at all the points on the curved cylindrical surface and it has same magnitude at all the points on the cylindrical surface. So electric field is radial at all points on this curved cylindrical surface, and it has got same magnitude at all the points on the cylindrical surface. हम मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सिलेंडर के सरफेस के हर पॉइंट पर E है, एंड लेट अस से रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज R। हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है ये R रेडियस का एक सिलेंडर है, और इसके कर्व्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। Remember, Gauss law can be applied only for a closed surface. If you just consider this curved cylindrical surface, it is an open surface. ये ढक्कन नहीं लगा हुआ है. So we have to consider a closed surface. That means we should keep in mind कि ये सिलेंडर ये नीचे से बंद है, ऊपर से भी बंद है. So these two circular discs, they also should be considered while applying Gauss law. So please remember that we are considering closed cylindrical surface, and this circular surface and this circular surface both must be considered while applying Gauss law. Next, let us try to write the flux through our closed Gaussian surface. What will be flux through our closed Gaussian surface? Closed Gaussian surface के through flux क्या होगा सोचते हैं. Let us write flux through closed Gaussian surface. Flux through the closed cylindrical surface. Okay. Now आप खुद सोच सकते हैं, but we should write flux in three parts basically. First, I will write flux for the curved surface. Let me write flux for the curved surface. Then I should write flux for this top flat surface. जो ऊपर में सर्कल है ये closed surface, सिलेंडर का curved surface, ऊपर भी एक ढक्कन है और नीचे भी एक है. तो ये जो टॉप का ढक्कन है उसके थ्रू कितना फ्लक्स है. सो टॉप फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स, आई शुड राइट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, आई शुड राइट फ्लक्स थ्रू टॉप फ्लैट सरफेस, एंड आई शुड ऑल्सो राइट फ्लक्स थ्रू बॉटम फ्लैट सरफेस.
I need to write flux through all these three surfaces and add them to get my resultant flux through this cylindrical surface. So let us write one by one. What will be flux through curved surface? Once again, look at the situation. This is our cylindrical surface. If you consider a small patch on this cylindrical surface, this is our cylindrical surface. I consider a very small patch on this cylindrical surface, area ds. What is the direction of area vector? The direction of area vector is normal like this, and normal on the surface of a cylinder or surface of a sphere is always its radius. तो ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये जो छोटा सा आपने पैच लिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू दिस, दैट मीन्स रेडियल डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन? आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो रेडियल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. ऐसे ही हम यहाँ पे कोई और पैच ले लें, डी एस एरिया का, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? आंसर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल along the radius. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आंसर है नॉर्मल along the radius. हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में. यहाँ मैं इसको इस डायग्राम में ऐसा कुछ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा ऐसा एरिया वेक्टर इमेजिन करें, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे अगर हम ऐसा छोटा सा एरिया वेक्टर पैच इमेजिन करें, तो जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ऐसा. ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक ऐसा पैच इमेजिन किया हमने, और इस पैच का एरिया वेक्टर रेडियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही है. देयरफॉर उस छोटे से पैच के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ई डी एस कॉस 0 डिग्री, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ई डी एस कॉस 0 डिग्री का समेशन करना है पूरे कर्व्ड सरफेस के ऊपर, पूरे कर्व्ड सरफेस के ऊपर. ऑफ कोर्स ये समेशन आप करोगे तो कितना मिलेगा? आंसर है E इंटू 2 पाई आर एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर. इस सिलेंडर का लेंथ भी मार्क कर दीजिए. लेट अस से लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज एल. 2 पाई आर एल. क्यों? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज कॉमन, इट इज 1. ई की वैल्यू भी हर जगह सेम है पूरे सरफेस पे, ई बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन के. तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये छोटे छोटे पैच जो कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस पे हम ले रहे हैं, उन सभी पैच के एरिया का सम. इंटीग्रेशन डी एस का मतलब हुआ ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे पहला एरिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी एरिया हैं सबको लिया और जोड़ दिया. तो क्या मिलेगा? इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया. और एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है आप सभी जानते हैं, इट इज़ 2 पाई आर इंटू एल. So 2 pi RL is area, E is strength of electric field at all points on this cylindrical surface, and then what will be flux through the top flat surface? Answer is 0, because ये जो top circular face है इसका area vector तो ऐसा है, ये जो top circle lid है, ये top ढक्कन जो है इसका area vector ऊपर है, जबकि जो electric field है यहाँ 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 हर जगह वो रेडियल ही है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल है इस डायग्राम में, एरिया वेक्टर ऊपर है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फ्लक्स. फ्लक्स विल बी E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री. एस का मतलब ये एरिया, बल्कि S1 लिख देता हूँ, S1. सिमिलरली बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर किधर लेंगे? डाउनवर्ड. इट इज ऑलवेज टेकन आउटवर्ड फॉर ए क्लोज सरफेस. एरिया वेक्टर S2 ऐसा है. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, देयरफॉर E S2 cos of 90 degree. So this is 0, this is 0. So total flux is E into 2 pi RL. तो ये जो टॉप का और बॉटम का सरफेस है सर्कुलर फेस, उसके थ्रू फ्लक्स नहीं है, पर गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है, इस बात को नहीं भूलना है. और हमें हमेशा अपने कैलकुलेशन में लिख के दिखाना चाहिए कि हमने टॉप सरफेस के बारे में सोचा है. भले ही उस टॉप सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है, क्या नहीं, सारी फील्ड लाइन्स ऐसे हैं हॉरिजॉन्टल, कोई भी फील्ड लाइन इस टॉप सरफेस को ऐसा, इस बॉटम सरफेस को ऐसा पेनिट्रेट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली फ्लक्स नहीं है. बट वी हैव टू मेंशन कि हमने टॉप फ्लैट सरफेस और बॉटम फ्लैट सरफेस के बारे में सोचा है. आई एम कंसिडरिंग दिस क्लोज सिलेंडर, दैट मस्ट बी देयर. सो दिस इज द फ्लक्स. तो हमने इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को E माना,
और फ्लक्स की वैल्यू लिखी सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू E इंटू 2πRL। नाउ अप्लाई गॉस लॉ। अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं जो कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is q by epsilon 0, where q is total quantity of charge present inside that closed surface. So, E into 2 pi RL will be equal to E into 2 pi RL will be equal to q by epsilon 0. What is q? q is the total charge present inside this cylinder. ये जो ब्लू सिलेंडर दिख रहा है इसके अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है दैट इज q. हाउ मच इज दैट चार्ज? एनी वन ऑफ यू? How much is that charge? Answer is lambda L. क्यों भाई? हमने ये जो लाइन चार्ज लिया है, चार्ज कहाँ है? इस लाइन के ऊपर। ये चार्ज इस लाइन के ऊपर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन। हर 1 मीटर लेंथ पे लैम्डा कूलम चार्ज है। तो ये जो लाइन इस सिलेंडर के अंदर है जिसकी लंबाई L है, L लेंथ की लाइन जो सिलेंडर के अंदर है उसी पे तो चार्ज है। इस ब्लू सिलेंडर के अंदर चार्ज कहाँ है? लाइन पे। कितनी लेंथ लाइन के सिलेंडर के अंदर है? L। हर मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। सो व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? लैम्डा इनटू L। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। So electric field due to an infinitely long line charge is given by lambda by 2 pi epsilon 0 r. So this is one example where we have utilized the cylindrical symmetry in the system to solve a problem. I hope you have understood this. Now I will give one example where you will see that there is symmetry on a plane surface and Gauss law can be utilized. As far as I know, there are only 3 kinds of symmetry where Gauss law works. One is spherical symmetry, then cylindrical symmetry, and then planar symmetry, symmetry on a plane surface. Symmetry on a plane. Now consider a plane surface that is infinitely large and contains charge sigma coulomb per square meter. Consider a surface of infinite size having surface charge density sigma coulomb per meter square. Find electric field at a point in front of the surface. कैसे इमेजिन करना है? ये मेरे पीछे जो बोर्ड है, ये मान लो बहुत बड़ा बोर्ड है, ये इसकी हाइट एकदम आसमान तक, ये इसकी लोअर एज जो है वो पाताल तक जा रही है, इधर ये बहुत दूर 500 किलोमीटर तक जा रहा है, इधर भी ये बहुत दूर ये एज 500 किलोमीटर तक. प्रैक्टिकली दिस इज अ बोर्ड ऑफ इनफाइनाइट साइज. ये वाइट बोर्ड ऐसा मानो इनफाइनाइट साइज का है, और इस बोर्ड के सरफेस पे कहीं पे भी मैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया लेता हूँ तो आई फाइंड दैट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट सरफेस इज सिग्मा. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर स्क्वायर मीटर एरिया इज सिग्मा. इस बोर्ड में कहीं भी 1 स्क्वायर मीटर का एरिया कट करो, उस एरिया के ऊपर सिग्मा कूलम चार्ज भरा हुआ है. सो दिस इज ए सरफेस ऑन विच देयर इज चार्ज. किसी तरीके से आपने बहुत इनफाइनाइट साइज का बोर्ड है, इसको रब किया जिससे ये चार्ज हो गया, एंड लेट अस से दिस इज हैविंग सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर चार्ज ऑन इट्स सरफेस. ऐसे इनफाइनाइट साइज के बोर्ड के सामने यहाँ किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है. ये आपका क्वेश्चन है. फिर से
कॉमन सेंस सिमेट्री से हम गेस कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ दिस बोर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोर्ड, will be directed like this towards you. If the board is positively charged, it will be directed towards the board if the board is negatively charged. Okay, let us assume that board is positively charged. For this positively charged board, field will be normal to its surface everywhere like this. क्यों? Common sense. इस जगह पे फील्ड ऐसे डायरेक्शन में है, किसी ने कहा कि ऐसा डायरेक्शन ले लेते हैं, तो एक स्टूडेंट तुरंत लड़ाई करने को आ जाएगा, ऐसा क्यों नहीं? What is special about this direction and what is wrong with this direction? The third student will say, what do you think about this direction? There is also a possible direction. So these directions have nothing unique in them. But if I say that field at this point is normal to the surface, nobody can argue with me. Okay, you all will most probably accept, यहाँ ये ठीक लग रहा है, यहाँ भी ऐसा और इस पॉइंट पे भी ऐसा, इस पॉइंट पे भी ऐसा, इस पॉइंट पे भी ऐसा, इस बोर्ड के सामने हर पॉइंट पे फील्ड तुम्हारी तरफ। फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे लाइन चार्ज के लिए सोचा। इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, यहाँ एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया बोर्ड पे, इसकी इस चार्ज की वजह से, छोटे से टुकड़े की वजह से इस पेन के टिप पे यहाँ फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसा। बिल्कुल वैसा ही लुक अलाइक एलिमेंट यहाँ पे लिया, यहाँ भी एक चार्ज का टुकड़ा लिया, इस चार्ज के टुकड़े की वजह से फील्ड इधर होगा, तो उस चार्ज के टुकड़े की वजह से फील्ड इधर, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने इसकी वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। ऐसे ही एक चार्ज एलिमेंट यहाँ लिया, इसकी वजह से यहाँ फील्ड इधर, यहाँ एक चार्ज एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे बिकॉज ये बोर्ड इनफाइनाइट साइज का है, जब भी हम एक एलिमेंट लेंगे तो एक ऐसा दूसरा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसकी वजह से फील्ड लिखने पे हम पाएंगे कि दोनों का रिजल्टेंट ऐसा ही है। सो देयर इज एनफ एविडेंस टू एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी perpendicular to the surface. So we can write that from symmetry we can assume that the field is normal to the surface at all points, right? इसका मीनिंग मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ये मैंने ऐसा टेढ़े मेढ़े लाइन इसलिए बनाए जस्ट टू इंडिकेट कि दिस इज नॉट द बाउंड्री, बाउंड्री इन्फिनिटी पे, इधर भी इधर भी इधर भी, ये एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है। इस चार्ज शीट के सामने, इस चार्ज शीट के सामने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के नॉर्मल ऐसा होगा, और इस चार्ज शीट के पीछे चले जाएं, ये एक इनफाइनाइट सरफेस है, इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ, इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे 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 बैकवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल टू दिस सरफेस ऐसा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस लाइक दिस। ये हम सिमेट्री से कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। देयर इज नो अदर पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अपीलिंग, विच इज जस्टिफाइड। इस डायरेक्शन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, किसी और डायरेक्शन को नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। वंस अगेन देयर माइट बी अ क्वेश्चन अपीयरिंग इन योर माइंड कि भाई इतना इनफाइनाइट सरफेस हमें मिलेगा कहाँ? ओके, सेम थिंग होल्ड्स हियर। This board which is of finite size, it can be considered to be infinite if I have to write electric field at a point like this. अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये बोर्ड मुझे इनफाइनाइट ही दिखेगा। सपोज पेन के टिप पे एक चींटी बैठी है और पेन के टिप को मैं यहाँ रखता हूँ, बिल्कुल यहाँ। चींटी से पूछो तो बोर्ड का साइज़ क्या है? चींटी ऊपर सिर उठा के देखेगी, दूर दूर तक वाइट दिख रहा है, उधर भी वाइट दिख रहा है, इधर भी वाइट दिख रहा है, इधर भी वाइट दिख रहा है। बोलेगी तो इनफाइनाइट साइज का बोर्ड है, वाइट 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 वाइट, मिल्की वाइट, चारों तरफ वाइट। हाँ, लेकिन अगर चींटी यहाँ बैठी है तो उससे पूछने से वो बोलेगी कि नहीं, बोर्ड तो फाइनाइट साइज़ की है, और चींटी जो यहाँ बैठी है उसके लिए बोर्ड इनफाइनाइट साइज़ की। तो ठीक है, ये बोर्ड एक डेफिनेट साइज़ का सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, पर ये एक इनफाइनाइट साइज़ का बोर्ड माना जा सकता है
अगर मुझे इसके बहुत ही क्लोज किसी पॉइंट पे, ऐसा सेंटर के आसपास के इलाके में क्लोज किसी पॉइंट पे फील्ड लिखना है, ऑफ कोर्स अगर इसके पास यहाँ कहीं फील्ड लिखना है तो इनफाइनाइट साइज का मानना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। पर यहाँ कहीं भी आसपास में फील्ड लिखना है ऐसे इस पॉइंट पे, ओके, इट इज़ ऑफ इनफाइनाइट साइज। सो इनफाइनाइट साइज का एक बोर्ड है हमारे पास, और उसके सरफेस पे, सॉरी, उसके सरफेस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है। हमने लॉजिकली सिमेट्री से ये कहा फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड द सरफेस। नाउ वी हैव टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड। अब हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जो एक बॉक्स के शेप का भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है। मैं बॉक्स ले लेता हूं, विच इज पियर्सिंग थ्रू दिस सरफेस। ऐसा कुछ टफ ड्राइंग। ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है विच इज ऑफ इनफाइनाइट साइज। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट। इस पॉजिटिवली चार्ज सरफेस पे चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर स्प्रेड है। एंड इमेजिन a box kind of thing piercing through that surface। जैसे ये बोर्ड जो है इसको पेनिट्रेट करता हुआ एक बॉक्स इमेजिन कीजिए, ऐसा एक डस्टर जैसा बॉक्स जो इसको ऐसा पेनिट्रेट कर रहा है। एक इनफाइनाइट साइज की सरफेस है, आप और बड़ी बना सकते हैं, दूर तक दिखा सकते हैं। इसको पेनिट्रेट करता हुआ ऐसा एक बॉक्स शेप का सरफेस है। इस बॉक्स का एग्जैक्टली आधा हिस्सा फ्रंट में है और एग्जैक्टली आधा हिस्सा इस सरफेस के पीछे है। एक इनफाइनाइट साइज का सरफेस है, इसको पियर्स करता हुआ एक बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है उसका एग्जैक्टली हाफ जो है वो इस सरफेस के फ्रंट में है, और एग्जैक्टली हाफ जो है वो इस सरफेस के बैक में। ऐसा चार्ज को मैं थोड़ा और ड्रॉ कर दे रहा हूँ। शायद आपको ये ड्राइंग आई होप कि ठीक ठीक कुछ समझ में आ रहा है। दो इट्स नॉट वेरी गुड, आई मस्ट एडमिट। ओके, एक बॉक्स है जो एक वर्टिकल सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसको पेनिट्रेट करता हुआ एक बॉक्स है। इस बॉक्स का ये सरफेस एरिया लेटर से ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसा है।
पीछे में यहाँ जो सरफेस है ऑब्वियसली उसका एरिया भी एस है, पर उसको आउटवर्ड बाहर की तरफ ले रहा है। इस बॉक्स में और भी जो सरफेसेस हैं, जैसे कि ये सरफेस टॉप सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, इसके बॉटम पे जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इधर है, ये जो दीवार है इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ ऐसे बाहर निकलता हुआ है, सो ऑन सो फोर्थ। अब हमने जो सिमेट्री आर्गूमेंट से कहा है, ये कहा है कि इस तरह के सरफेस के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल है। दैट मीन्स इस सरफेस के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है, इस सरफेस के पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ ऐसा है, सरफेस के नॉर्मल। अब ये बॉक्स मेरा एक गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा, तो ये बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जितना हिस्सा फ्रंट में दिख रहा है उतना ही हिस्सा पीछे दिख रहा है। सो वी मे नोट दैट कंसिडर ए बॉक्स शेप्ड Gaussian surface as shown. Half of the box is in front of the charge surface and the other half is behind it. राइट तो एक बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस एक इनफाइनाइट सरफेस को पेनिट्रेट करता हुआ ऐसा जा रहा है, और इस बॉक्स का एग्जैक्टली आधा हिस्सा सामने है और आधा हिस्सा जो है सो वो पीछे में है, इस इनफाइनाइट सरफेस के पीछे में। अब ये ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस कैसे लिखेंगे? इस फ्रंट वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो फ्लक्स विल बी ई एस। इस बैक वाले फेस में फ्लक्स विल बी ई एस कॉस 0 डिग्री। बट व्हाट अबाउट अदर फेसेस, जैसे कि ये जो टॉप का फेस है, ये बिल्कुल ऐसा बॉक्स है, देखो मुझे बॉक्स मिल गया, ये ऐसा एक बॉक्स है, ये इनफाइनाइट सरफेस है, ये बॉक्स ऐसे पेनिट्रेट कर रहा है, आधा बॉक्स आपको दिख रहा है आधा पीछे। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया एस, एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ, लेकिन इस सरफेस के थ्रू इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। फ्लक्स क्या होगा? 0। इस सरफेस के लिए ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोर्ड के नॉर्मल ऐसे, फिर से एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। यहाँ फ्लक्स क्या होगा? 0। ऐसे ही यहाँ भी फ्लक्स 0, यहाँ भी फ्लक्स 0, आप देख सकते हो। तो फ्लक्स जो है वो सिर्फ इस वाले फेस और इस वाले फेस के थ्रू होगा। ये फेस और जो पीछे फेस है बोर्ड के पीछे, उसके थ्रू ही फ्लक्स है, बाकी सभी फेसेस के थ्रू फ्लक्स तो 0 है। सो ऑब्वियसली द टोटल फ्लक्स इज 2 ES। Now let us use Gauss law. Gauss law says that flux through a closed surface is total charge divided by epsilon 0, where total charge is, Q stands for charge enclosed inside that Gaussian surface. So flux 2ES is Q by epsilon 0. What is Q in this question? How much charge is there inside this box? Any guess? Any guess? ये बॉक्स है, ये इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस है, ये बॉक्स आधा दिख रहा आधा पीछे ऐसा है। इस बॉक्स के अंदर चार्ज कहाँ है? बॉक्स के अंदर चार्ज यहाँ पे है सिर्फ, ये जहाँ बोर्ड को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये जो बोर्ड को इंटरसेप्ट कर रहा है, एस एरिया, इतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे, ये जो बोर्ड को इंटरसेप्ट किया, यहाँ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज, यही तो चार्ज है बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर चार्ज क्या यहाँ है? नहीं, इस चार्ज तो सिर्फ इस ब्लू सरफेस पे है। तो एस एरिया जो कि इस बॉक्स ने इंटरसेप्ट किया होगा इस सरफेस पे, इस बॉक्स के अंदर इस एस एरिया के ऊपर
सिग्मा इंटू एस, इतना चार्ज है। तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स इज नथिंग बट सिग्मा इंटू एस। सिग्मा क्या है? चार्ज पर स्क्वायर मीटर एरिया। एस क्या है? इस फेस का एरिया। तो सिग्मा इंटू एस इज द टोटल चार्ज inside the box divided by epsilon 0. So electric field is sigma by 2 epsilon 0. What is direction of electric field? Normal to the surface. What is its magnitude? Sigma by 2 epsilon 0. So this is a very important derivation. Please understand, infinite surface, charged surface, having charge sigma coulomb per square meter area. We consider a box shaped Gaussian surface piercing through this charged surface. Half of the box is in front and remaining half is at the back of the surface. We write the flux through this Gaussian surface. Flux on this surface is E into S. On this surface is E into S, Es cos 0 degree. But on all other four surfaces the flux is 0 because electric field and area vector happen to be perpendicular. So the total flux is 2 Es and this flux is equal to charge enclosed inside this box by epsilon 0. Charge present inside this box is nothing but charge that will be there on the intercepted surface, which is sigma into S. Sigma coulomb per square meter into S, area of this kind of surface on which the box is intercepting the infinite surface. So the electric field is sigma by 2 epsilon 0, normal to the surface. इस रिजल्ट में आपको कुछ भी स्ट्राइकिंग लगता है क्या? Something which is extraordinary? Anything? इस रिजल्ट में कुछ भी आश्चर्यजनक लग रहा हो आपको? ठीक है, आप में से कुछ ने बिल्कुल सही सोचा है। ये रिजल्ट ये कह रहा है that electric field does not depend on distance from this infinite surface. इस बोर्ड के सामने अगर ये बोर्ड इनफाइनाइट साइज का है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ या यहाँ हूँ, इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो अगर एक इनफाइनाइट साइज का वाइट बोर्ड है, सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर चार्ज है, उसके ठीक सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड। तो इस पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड ये, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम मैग्नीट्यूड का हर जगह। ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर ये इनफाइनाइट सरफेस है, इनफाइनाइट चार्ज सरफेस है, यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। इट डज नॉट चेंज विथ पोजिशन, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। सो द फील्ड is uniform, it does not depend on distance from the charged surface. यहाँ ध्यान से देखोगे अगर तो जो सिमेट्री थी वो इस प्लेन सरफेस पे थी। हम ये इनफाइनाइट साइज का बोर्ड है तो हम ये कह रहे थे कि भाई इससे सर्टेन डिस्टेंस पे अगर एक ऐसा फ्लैट सरफेस लोगे तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा ना। अगर यहाँ और यहाँ की बात करें तो हम आउटराइटली नहीं बोल सकते कि यहाँ और यहाँ फील्ड सेम होगा, लेकिन इस इनफाइनाइट सरफेस से सर्टेन डिस्टेंस पे एक प्लेन सरफेस लिया, इस प्लेन सरफेस पे डेफिनेटली हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ, सेम डायरेक्शन वाली है। तो इस प्लेन सरफेस पे सिमेट्री है। दैट्स व्हाई आई सेड that we are using Gauss law where exists a planar symmetry, एक प्लेन सरफेस के ऊपर सिमेट्री। ऐसे बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस की जगह हम ऐसा सिलेंड्रिकल शेप्ड गॉसियन सरफेस भी ले सकते थे। ये इनफाइनाइट चार्ज सरफेस है तो ऐसा सिलेंडर शेप का गॉसियन सरफेस, आधा सिलेंडर बाहर और आधा अंदर पीछे की तरफ, ये भी चलेगा। तो सिलेंडर के सर्कुलर फेस, ये रेक्टेंगुलर की बजाय सर्कुलर फेस होता, इसके थ्रू फ्लक्स हम लिखते E इंटू एस, जो पीछे वाला फेस है उसके थ्रू E इंटू एस, बाकी ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स 0 होता। तो ऐसा बॉक्स शेप्ड सरफेस की जगह आप एक सिलेंड्रिकल सरफेस भी इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा।
तो अभी तक हमने गॉस लॉ के ऊपर स्फेरिकल सिमेट्री को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिलिंड्रिकल सिमेट्री को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया, और अब प्लेनर सिमेट्री को यूज़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ देम जो हमने किए, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके स्कूल की बुक में डेरिवेशन के फॉर्म में है, इसलिए ये आपको याद रखने, इनके रिजल्ट्स भी याद रखने हैं और इनके डेरिवेशन भी याद रखने हैं। ठीक है। सो गॉस लॉ में जो बेसिक डेरिवेशन का पार्ट है वो इतना ही है। आगे हम गॉस लॉ के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम गॉस लॉ के ऊपर इन जनरल कुछ क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करके, और अपना अटेम्प्ट पूरा होने के बाद सॉल्यूशन को देखें। पहला क्वेश्चन, सपोज इट इज गिवन दैट इन ए रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, in a region of space the electric field vector E is given by E naught, rather let me write it as Bx I cap. In a region of space electric field exists parallel to x axis only, and the magnitude of electric field goes on increasing with the x coordinate. Let us assume that B is a positive number. Keep in mind that B is a positive number. एक इलाका ऐसा है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। अब मैं एक ड्राइंग बना दे रहा हूँ आपके लिए। एक क्यूब दिखा रहा हूँ मैं इस ड्राइंग में। ये एक इमेजिनरी क्यूब है, नॉट नेसेसरली कि कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। ये एक इमेजिनरी क्यूब है और लेट अस से ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। जेड डायरेक्शन किधर हुआ? पॉजिटिव जेड, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, अलोंग दिस। एक्स से वाई की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करने से अंगूठा जेड डायरेक्शन में जाता है। तो जेड डायरेक्शन इज पॉइंटिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज आवर ओरिजिन। लेट अस से साइड लेंथ ऑफ दिस क्यूब इज ए। This is an imaginary cube. Imaginary cube. क्या बोल रहा हूं मैं? इस कमरे में let us say this is x direction, this is y direction, this is z direction. The entire room is having an electric field in x direction. The electric field goes on increasing with x. B is a positive number and x is the coordinate of any point. So electric field goes on increasing with x. There is an imaginary cube of side length a, and you have to tell me, find the charge inside the cube. You have to tell me how much charge is present inside this imaginary cube. इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। How much charge? Is there any charge inside the cube? If at all, how much charge is that? इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड increases with x coordinate. Let us say this cube itself is our Gaussian surface. Just for a moment assume that this cube is our Gaussian surface. This imaginary cube is our Gaussian surface. Consider the given cube as a Gaussian surface. Gaussian surface means a closed surface on which we intend to apply Gauss law. So this cube is our imaginary Gaussian surface. What will be flux through this cube? What will be flux through this wall of the cube? Any guess?
What will be flux through this wall of the cube, the painted wall of the cube? Any guess? Answer is 0. Why? Because electric field on, let me name it, A, B, C, flux through O, A, B, C is 0 because electric field is 0 everywhere on the surface of this wall. ये जो रेड कलर से मैंने पेंट किया है वॉल को, उस रेड वॉल के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह 0 है. दिस इज ऑरिजिन एंड दिस इज द एक्स डायरेक्शन. आप अगर इस लाल वाले वॉल के ऊपर चल रहे हो ओ ए बी सी, सो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वॉक इन वाई डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ जाने के लिए वॉक इन जेड डायरेक्शन. You never walk in x direction. So all the points on this red wall are in yz plane. Their x coordinate is 0. Each and every point on this red wall has x coordinate 0. So flux is 0 because electric field is 0 everywhere on the wall. इस लाल surface पे हर जगह electric field 0 है. x 0. X is 0 at each and every point on this red wall, and therefore electric field is 0 everywhere on this red wall. Now what about this blue wall? What about this blue wall? Let me name it as D, E, F, G. What will be flux through D, E, F, G? ये देखना आसान है कि इस ब्लू वॉल के ऊपर भी, इस ब्लू वॉल के ऊपर हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? A. इस ब्लू वॉल के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट A है. तो नेचुरली इस ब्लू वॉल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है b इंटू ए. b इंटू ए, एक्स की जगह पे लिखेंगे a, बिकॉज इस ब्लू वॉल का हर पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट a है and the electric field is directed along positive x direction. So electric field is in positive x direction and its magnitude is b into a. What is the direction of this area vector of this wall? Obviously along x direction. The wall is parallel to yz plane and therefore its area vector will be in x direction. So what is angle between this area vector and electric field? Answer is 0. Therefore flux will be E dot S means E, which is BA, S, area of the wall, which is A square. It is a cube of side length A, therefore area is A square, and angle between electric field and S is 0 degree. So E S cos 0 degree, it is B into A cube. So this is flux through blue wall. What about other 4 walls in this cube? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो flux through all other 4 walls will be 0. For example, ये जो क्यूब का रूफ है, ये जो क्यूब का रूफ है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में किधर है? एक्स डायरेक्शन में. एरिया वेक्टर ये वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर हुए तो फ्लक्स क्या होगा? ऐसे ही आप बाकी 3 फेसेस, फ्लोर, इधर वाली वॉल और पीछे वाली वॉल, सबके लिए लिख के देखेंगे तो पाएंगे कि फ्लक्स इज 0 for all other faces. So the total flux through the entire cube is only this much. On all other 5 faces there is no flux. Red face has 0 flux, the other 4 faces have 0 flux, only there is electric flux through the blue face. So through the entire cubical surface the flux is only B into A cube. B into A cube is the flux through the entire cubical surface. Now let us apply Gauss law for this cubical surface. Gauss law. Gauss law says that you consider any closed surface, write flux through it, it will always be equal to q by epsilon 0, where q is total charge present inside that closed surface. So right now our flux is B A cube and it should be equal to q by epsilon 0, where q is the total charge present inside this cube. So charge inside the cube q will be epsilon 0 B A cube. क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस क्यूब के अंदर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी है, तो आंसर है epsilon 0 B into A cube. This much quantity of charge is definitely there inside the cube.
इस क्वेश्चन का एक लार्जर मीनिंग ये है कि अगर हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बनाना चाहते हैं स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिक्स्ड एक्स डायरेक्शन में है और एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ने के साथ बढ़ती चली जा रही है, अगर हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर इतना चार्ज रखना ही पड़ेगा. Until and unless this amount of charge is present inside such a cube, you cannot create this kind of electric field. Of course, अगर आप बड़ा क्यूब लेंगे तो उस बड़े क्यूब के अंदर you will need to put more charge. मोटा मोटी इस पूरे स्पेस में हर जगह चार्ज भरा हुआ है. जब तक चार्ज होगा नहीं तब तक आप इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिक्स डायरेक्शन में है पर उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें ऐसे किसी वॉल्यूम के अंदर कुछ तो चार्ज रखना पड़ेगा. इस ए क्यूब वॉल्यूम वाले क्यूब के अंदर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इतनी है. दिस इज व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जांपल, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपसे स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है. Very common question, very simple question. All of you will be able to answer it. Suppose there is a cubical surface, there is a cube, and at the center of this cube you place a charge q. Point charge q. Q is a point charge at the center of the cube. What will be flux through one face of the cube? Let us say face A, B, C, D. What will be flux of electric field through one face of the cube? ये रूम एक क्यूबिकल रूम है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया तो इस रूम के किसी एक दीवार के थ्रू फ्लक्स कितना होगा हमें ये बताना है. तो एक्चुअल में फ्लक्स का कैलकुलेशन तो हमें E डॉट ds के इंटीग्रेशन से मिलेगा, पर यहाँ उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. यहाँ सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम आंसर बता सकते हैं. ये क्यूब एक क्लोज सरफेस है तो पूरे क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करें फिर सॉल्यूशन को देखें. इस क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है वो डेफिनेटली क्यू बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस है. अब हम कॉमन सेंस से सोचते हैं कि इस वाले फेस और इस वाले फेस या कोई भी दूसरा फेस, क्या इस फेस और इस फेस में कोई डिफरेंस है? क्यों इस फेस में फ्लक्स ज़्यादा होगा और इस फेस में फ्लक्स कम होगा? फ्लक्स का मीनिंग क्या है याद कीजिए. फ्लक्स इज नथिंग बट काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. ये कमरा एक क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, उससे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में निकल रही हैं. छत से ज़्यादा लाइंस पास होंगी और इस दीवार से कम. ऐसा क्यों? सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के लिए छत, दीवार, फर्श, ये वाली दीवार, वो वाली दीवार, ये वाली दीवार में कोई फ़र्क नहीं है. जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं सब इक्वली डिवाइड होंगी 6 वॉल में. दैट मीन्स सिमेट्री कहती है कि जितना फ्लक्स इस टॉप वॉल रूफ के थ्रू है उतना ही फ्लक्स इस वॉल के थ्रू भी होगा. सो फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब इज दिस मच एंड वी कैन इमीडिएटली कंक्लूड दैट just because of symmetry, flux through any one face A, B, C, D will be 1/6 the total flux. 6 दीवार से फ्लक्स इक्वल होगा, therefore flux through any one wall of the cube will be 1/6 of this. Q by 6 epsilon 0 is the right answer, right? Now in the next question आप फिर से ड्राइंग को बना लीजिए, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ. फिर से ये एक क्यूब है और एक पॉइंट चार्ज को इसके इस कॉर्नर पे रखा गया है. Q इज ए पॉइंट चार्ज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. और आपको फिर से बताना है व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू
वॉल ए बी सी डी, ये जो क्यूब का फेस है ए बी सी डी, व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू दिस फेस? क्यूब के एक कॉर्नर के ऊपर आपने एक चार्ज को रखा है और अब इस वाले फेस के थ्रू फ्लक्स पूछा गया आपसे। फिर से आप थोड़ा सोचें, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो, ये क्यूबिकल बॉक्स जो है, इस जैसे कुछ और बॉक्स ले आओ, इसके पड़ोस में एक बॉक्स रख दो, पीछे 2 और बॉक्स रख दो, 4 हो गए टोटल। अब उन चारों के ऊपर 4 और ऐसे बॉक्स रख दो, तो टोटल 8 बॉक्स हो गए। और वो 8 बॉक्स मिलके एक इसके डबल साइड लेंथ का क्यूब बना रहे हैं। अगर इस क्यूब का साइड लेंथ ए है तो 2a साइड लेंथ का एक क्यूब बना रहे हैं। मैं यहाँ ड्राइंग बना रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बेसिकली सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड है। इसमें आपको कोई बहुत मैथमेटिक्स करने को नहीं कहा गया है। हम कॉमन सेंस को यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ये करने को कह रहा हूं मैं। ये जो हमारा क्यूब था, इसका वॉल ए बी सी डी यहाँ है, ए बी सी डी, और ये जो चार्ज क्यूब था वो यहाँ है। ये जो क्यूब है ये हमारा क्यूब था, इसके पड़ोस में एक क्यूब रखा, इसके पीछे 2 क्यूब रखे और ऊपर 4 और क्यूब रख दिया। इससे अब ये 2a साइड लेंथ का एक क्यूब बन गया। ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। इस डायग्राम में ये जो क्यूब है ये गिवन क्यूब है। हमने इस जैसे 7 और बॉक्स जमा करके उसके बाजू में उसके 2 पीछे और 4 ऊपर रख दिए। तो नाउ दिस हैज बिकम अ लार्जर बॉक्स. It is a cubical box, still a cubical box having side length 2a, and this particular charge is at the center of this larger cube. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो this charge is at the center of the larger cube. तो अगर मैं आपको अब कहूं कि सिर्फ लार्जर क्यूब को मन में लेके आओ, बाकी चीजों को मत देखो, जस्ट थिंक अबाउट द लार्जर क्यूब. तो एक लार्ज क्यूब है, साइड लेंथ कुछ भी हो, उसके सेंटर पे ये चार्ज है. अभी अभी आपने क्वेश्चन बनाया, पिछला क्वेश्चन, कि एक क्यूब के सेंटर पे अगर एक चार्ज है तो उसके एक वॉल के थ्रू फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन 0 होता है. तो एक बड़े वाले क्यूब को देखो, ये सब लाइन्स मिटा दो, बीच वाले ये सब लाइन्स मिटा दो, डिस्ट्रैक्शन है. तो बड़ा क्यूब, साइड लेंथ 2a, साइड लेंथ 2a हो, 3a हो, 9 हो, उससे क्या मतलब है. एक बड़ा क्यूब, उसके सेंटर पे ये चार्ज है. चार्ज Q इज एट द सेंटर of the larger cube. Therefore, from last question we can conclude that flux through one wall APQR will be Q/6 एप्सिलॉन 0. ये जो बड़ा क्यूब है इसकी एक दीवार ये है, इस ब्लू वॉल के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, इस बड़े क्यूब के इस वॉल के थ्रू फ्लक्स क्या होगा. आंसर है Q/6 एप्सिलॉन 0. ठीक, वेरी गुड. अब सोचो, अब सिर्फ इस वॉल को देखो, ये ब्लू कलर्ड वॉल को देखो और इस पॉइंट चार्ज को देखो. इस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में इस दीवार के ये जो 4 टुकड़े तुम्हें दिख रहे हैं, एक ये ब्लैक वाला, एक ये रेड वाला और एक ये व्हाइट वाला, इस चार्ज को देखो और इस वॉल के 4 खंड देखो. ये चारों खंड इस चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड है, विच मीन्स कि इस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स रेड पार्ट के थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स ब्लू पार्ट के थ्रू भी होगा,
उतना ही वाइट के थ्रू भी होगा, उतना ही ब्लैक के थ्रू भी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। कोई फर्क नहीं है, ये चार्ज यहाँ रखा है तो इसकी वजह से यहाँ फ्लक्स ज़्यादा और यहाँ कम क्यों होगा? नहीं समझ में आ रहा है मुझे? बिल्कुल लग रहा है कि इस चार्ज के लिए तो जैसा ये ब्लू पार्ट है वैसा ही रेड पार्ट है, वैसा ही वाइट पार्ट है, वैसा ही ब्लैक पार्ट है। तो इस पूरे वॉल के थ्रू जो भी फ्लक्स है उसका 1/4 फ्लक्स होगा इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू और इसके थ्रू। फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी वॉल। इस पॉइंट चार्ज से निकलने वाली अगर 400 लाइंस इस वॉल से पास हो रही हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि 100 यहाँ से पास होंगी, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से और 100 यहाँ से। तो इस पूरे वॉल के थ्रू फ्लक्स हो गया Q/6 एप्सिलॉन 0। नेचुरली फ्लक्स थ्रू 1/4 पार्ट, दैट मीन्स ABCD विल बी 1/4 ऑफ दिस। इस पूरे वॉल के थ्रू जो फ्लक्स है उसका 1/4 फ्लक्स है इस वॉल के थ्रू। तो फ्लक्स थ्रू ABCD will be 1/4 of this. So this is 1/24 of Q/epsilon 0. So flux through this wall is 1/24 of Q/epsilon 0. Hope you have understood this. हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फिर से क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। जस्ट इमेजिन कि एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इनफाइनाइट लेंथ की, एंड इट कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ रो कूलम पर मीटर क्यूब। This is a cylindrical volume of infinite length, and this entire cylindrical volume, let us say its radius is r, it has got charge spread uniformly in its volume, and charge is sigma coulomb per meter cube. Volume charge density is sigma coulomb per meter cube. Sigma? No, rho. Let us write it as rho. Sigma is usually used to indicate surface charge density. Our cylinder has charge in its entire volume. एक तरह से चार्ज का सॉलिड सिलेंडर है, एंड चार्ज डेंसिटी इज रो। मोर और लेस ये स्टैंडर्ड सिंबल है। एक लाइन पे चार्ज है, चार्ज पर मीटर लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक सरफेस पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा से डिनोट करते हैं। और पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम रो से डिनोट करते हैं। तो ये एक सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, इनफाइनाइट लेंथ, और हमें इस सिलेंडर के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ अंदर के एक पॉइंट पे, लेट अस कॉल इट एज P, हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज द क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू मस्ट गिव इट ए ट्राई। ट्राई करने के बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। इस चार्ज वॉल्यूम के अंदर एक पॉइंट P है जहां पे हमें फील्ड निकालने को कहा गया है। हम एक ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। ये रेड कलर का गॉसियन सरफेस देखिए, ये खुद ही एक सिलेंडर के शेप में है और इसका रेडियस x है, और हमारे गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस की एक्सिस गिवन सिलेंडर की एक्सिस से कंसाइड करती है। सो दिस रेड कलर्ड गॉसियन सरफेस, Gaussian surface, you can say Gaussian surface is a coaxial cylinder। जो सिलेंडर गिवन है उसके एक्सिस के साथ मेरे गॉसियन सरफेस का
एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। ये लाल रंग का गॉसियन सरफेस एक्चुअली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? क्या ये कोई चीज़ है? आंसर है नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है, जस्ट एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जस्ट हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया। अब इस सिलेंडर के थ्रू हम फ्लक्स के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाला होगा। कोई कारण नहीं है कि यहाँ फील्ड E1 और यहाँ E2 और यहाँ E3 और यहाँ E4 हो। ये एक्सिस है और इसके अराउंड हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं लाल रंग का। तो सिलेंडर के सरफेस पे यहाँ 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 क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो सिमेट्री कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस रेड सिलेंड्रिकल सरफेस पे यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड वाला होगा, सेम मैग्नीट्यूड वाला होगा और डायरेक्शन भी रेडियल होगा। एक जैसा डायरेक्शन मतलब रेडियल डायरेक्शन। सो फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस is radial and has same magnitude everywhere. Field on the red Gaussian surface is radial and it has got same magnitude everywhere. Now, let us write the flux through the Gaussian surface. Flux will be E into 2 pi r L, where L is length of our red colored cylinder. ये जो गॉसियन सिलेंडर आपने लिया है इसकी लेंथ L है ऐसा मान लीजिए। तो इस रेड कलर के गॉसियन सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स लिखना है। ये फिर से वैसे ही जैसा थोड़ी देर पहले हमने कहीं किया था। ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे फील्ड अगर हर जगह रेडियल है कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो छोटा सा पैच लेने से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आता है। ई डी एस कॉस 0 डिग्री, उसका समेशन करते हैं तो इट सिंपली टर्न्स आउट टू बी ई इंटू एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ई इंटू 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल इज कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया है इंटू ई, दैट इज फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। व्हाट अबाउट द 2 कैप्स? गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ये जो ढक्कन है इस सर्कुलर सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा? आंसर है 0, क्योंकि ये जो कैप है, ये जो ढक्कन है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे रेडियल है। 90 डिग्री एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। कॉमन सेंस, कोई भी फील्ड लाइन ऐसी नहीं है, फील्ड लाइन्स आर ऑल रेडियल। फील्ड लाइन ऐसी नहीं है जो इस सरफेस को ऐसा पेनिट्रेट कर दे। सो देयर इज नो फ्लक्स। जो भी फ्लक्स है वो इस कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू है एंड इट विल बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। सो यूजिंग गॉस लॉ we say that flux is q by epsilon 0, which means E into 2 pi r l. I am extremely sorry, सिलेंडर का रेडियस हमने x लिखा था, तो r नहीं x लिख लीजिए प्लीज। हाँ, 2 pi xl. Okay, so this is the flux through the cylindrical surface and it is equal to q by epsilon 0. Now the question is how much charge is present inside that red cylinder? उस लाल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? आंसर है रो कूलम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ रेड सिलेंडर। ये जो लाल सिलेंडर है इसका वॉल्यूम इनटू रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो हमारे लाल वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर एल, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। ये वॉल्यूम है सिलेंडर का, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. So electric field turns out to be rho by 2 epsilon 0. 1x goes away, pi goes away, L goes away, so into x. Rho by 2 epsilon 0 into x. Please check. Pi goes away,
L goes away, 1x goes away. So electric field is rho by 2 epsilon 0 into x. तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा. यहीं पे मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइक दिस. इस एक्सिस से बाहर यहाँ पे दिस पॉइंट P dash. The point lies outside the cylinder at a distance x from the axis. What will be electric field at that point? Please do it. वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. फाइंड फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट. फाइंड फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट at a distance x from the axis in the last question. Find field at a distance x from the axis and the point lies outside the cylinder. इस सिलेंडर के बाहर यहाँ पॉइंट है. What is given? There is an infinitely long cylindrical charge. The charge, volume charge density is rho coulomb per meter cube. What is field at a point which lies outside the cylinder at a distance x from its axis? यहाँ पे हमें फील्ड बताना है. Well, this is our given cylinder, charged cylinder, and we are supposed to find electric field at some distance x from the axis. Again, I consider a cylindrical Gaussian surface like this. This is our cylindrical Gaussian surface. It has radius x and its length is L. Once again, similar kind of symmetry exists, and we can easily say that electric field everywhere on this cylindrical surface will be E. Electric field everywhere on this cylindrical surface will be E. So, on this red colored Gaussian surface, we can once again write flux as E into 2 pi XL. जो लाल रंग का सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका रेडियस x, उसके कर्व्ड सरफेस का एरिया है 2 पाई XL और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस के नॉर्मल है. अब हमें याद हो गया है कि ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स होता है E इंटू 2 पाई XL और ये जो फिर से फ्लैट सरफेसेस हैं इनके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है. सो वी वंस अगेन अप्लाई गॉस लॉ which says that flux is equal to q by epsilon 0. Flux is E into 2 pi XL, that is equal to total charge divided by epsilon 0. Charge enclosed inside this cylinder. अब इस लाल सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है ध्यान देना. ये जो चार्ज वाला सिलेंडर है इसका रेडियस r दिया है क्वेश्चन में. इस लाल सिलेंडर के अंदर चार्ज कहाँ है? वही जो कि हमारे इस ब्लैक वाले सिलेंडर में चार्ज है. How much charge is that? Answer is pi r square into L into rho. ये जो ब्लैक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है वो इसके अंदर बंद है, लाल सिलेंडर के अंदर बंद है ब्लैक वाला सिलेंडर. ये गॉसियन सरफेस है लाल सिलेंडर और ये चार्ज वाला सिलेंडर है जो इसके अंदर बंद है. तो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो L लेंथ का ब्लैक सिलेंडर इमेजिन करो. उसका वॉल्यूम कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर इंटू एल. पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम इंटू रो. ये चार्ज हो गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? आंसर है रो बाय
2 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, एल कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 2 यहां आ गया, दिस इंटू एक्स, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 एक्स, राइट। अब यहीं पे मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल चार्ज है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके एक्सिस से जब हम चलना शुरू करते हैं, एक्सिस से डिस्टेंस को हम x इंडिकेट कर रहे हैं, तो x 0 से स्टार्ट करके x इन्फिनिटी तक जाने में, बहुत दूर तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है उसका एक ग्राफिकल प्लॉट बनाइए। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with distance x from the axis of the cylinder. What is x? X is distance from the axis of the cylinder. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना है। तो अभी जो आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों को आंख के सामने रखकर आप ये ग्राफ खुद से बना सकते हैं। खुद से बनाइए और बनाने के बाद वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा, पाया बेसिकली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिलेंडर के अंदर इन सभी पॉइंट्स पे वो रो बाई 2 एप्सिलॉन 0 एक्स होता है, ऐसा हमने देखा। दिस इज वैलिड फॉर एक्स लेस देन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है फॉर x ग्रेटर देन आर। x की वैल्यू r यहां लिखो या यहां लिखो, कुछ तो गलत है, ये गलत लिखा है ना हमने। दिस विल बी 1/x, ये गलती पकड़ में आ गई। रो आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 2 और x नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, वेरी सॉरी। तो इसको 1/x लिखिए प्लीज। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलेंडर के अंदर एक्सिस से चलने पे डिस्टेंस x जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ लीनियरली बढ़ रही है, ये कांस्टेंट इनटू x के साथ लीनियरली बढ़ रही है। और जैसे ही आप सिलेंडर के बाहर निकल आए, यहाँ बाहर निकल आए, जैसे ही बाहर निकल आए वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/x के हिसाब से डिक्रीज होने लगी। रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 1/x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब इसमें x की जगह r लिखो और इसमें x की जगह r लिखो, यू आर गेटिंग सेम वैल्यू। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। यहाँ से चले x 0 से लेके r तक, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन वैलिड है, और r के आगे जब निकल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन वैलिड है। तो ये इक्वेशन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कांस्टेंट इनटू x। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन फैशन में चल रही है। व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज सम कांस्टेंट इनटू x, ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू 0 से r होने तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। व्हेन x की वैल्यू r हुई, द फील्ड इज रो r बाई 2 एप्सिलॉन 0। जैसे x की वैल्यू r से बड़ी हुई, नाउ this no longer remains the expression for electric field. This is the right expression for electric field, and electric field begins to decrease like this. One by x, some constant into 1/x. So electric field is inversely proportional to x. As you go on increasing x, electric field will go on reducing. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से घटने लगती है once x starts increasing. So this is how electric field varies with distance x from the axis of the cylinder.
with this we will end our discussion on Gauss law as such. तो अभी तक हमने क्या सीखा? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने के बाद कई सारे पॉइंट चार्ज अगर दिए हों तो उन सब को यूज़ करके हम किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है हमने ये सीखा, जिसमें स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और सिमेट्री ऑन ए प्लेन, ये इंपॉर्टेंट सिमेट्री के कंडीशंस थे जिसमें गॉस लॉ को हम यूजफुली अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Gauss law is always true, but it is not always useful. It can be used for calculation of electric field only when certain symmetrical situation exists. It will not work in all kinds of symmetry. As I am repeatedly saying, it works only in 3 kinds of symmetry. When there is a symmetry over a spherical surface, when there is a symmetry over a cylindrical surface, or when there is symmetry over a plane surface. ऐसी situations में ही आप गॉस लॉ को यूज़ कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए. तो आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के एक नए फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो इस चैप्टर में मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये दोनों क्वांटिटी जब इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, जब हम इनको समझने लगेंगे, उसके बाद ही मेनली क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्टेज हमारी आएगी. सो दीज आर 2 न्यू फिजिकल क्वांटिटीज विच वी नीड टू लर्न टू basically able to solve different kinds of questions in electrostatics. So we have learnt about one physical quantity, electric field. एक चार्ज का इन्फ्लुएंस किसी पॉइंट पर बताने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज़ अ वेक्टर बाय विच वी आर एबल टू कन्वे द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज in its surrounding. Electric potential is another way of telling the same thing. एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे असर कितना बड़ा है, इसको बताने का एक और तरीका है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाई करेंगे.